जंगल की गहराइयों में एक धूर्त ठग रहता था जिसकी दो बेटियां उसके छल कपट में उसके साथ थीं। वे मासूम दिखने वाले मुसाफिरों को अपनी चालाकी से फंसाती, उनका सब कुछ लूटकर उनकी जान तक ले लेती। लेकिन एक दिन उनके रास्ते में एक ऐसा यात्री आया जिसने न सिर्फ उनकी योजना को ध्वस्त किया बल्कि उनकी जिंदगी ही बदल दी। ये यात्री कोई और नहीं बल्कि एक राजकुमार था, महेंद्र गुप्त। उसके पिता राजा चंद्रगुप्त क्रोध में आकर उसे राज्य से निकाल देते हैं। दुखी मन से महेंद्र ने थोड़ा सा धन और कुछ कीमती पत्थरों को साथ लिया और अपने पिता के महल को छोड़ दिया। चलते चलते जब वो शहर से दूर निकला तो उसकी नज़र एक साधु के आश्रम पर पड़ी। राजकुमार ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसके उदास चेहरे और राजसी वस्त्रों को देखकर पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? महेंद्र ने सर झुकाकर कहा, महात्मन, मैं राजा चंद्रगुप्त का पुत्र हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं प्रदेश जा रहा हूँ। आपके दर्शन करके मैं अपनी यात्रा को शुभ बनाना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे हृदय में सच्चाई है। परदेश की इस यात्रा में मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ। यदि तुम इन पर चलोगे तो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देंगी। और इस तरह राजकुमार की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। साधु ने राजकुमार को 4 बुद्धिमानी भरी सलाह दी। पहली, परदेश में अकेले की बजाय 2 का साथ बेहतर होता है। दूसरी, किसी अजनबी के हाथ का खाना मत खाना, अगर खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिलाकर देख लेना। तीसरी, दूसरों के बिछाए बिस्तर पर कभी मत सोना, अगर सोना ही हो तो पहले उसे अच्छी तरह झाड़ लेना। और चौथी, अगर दुश्मनों के चंगुल में फंस जाओ तो विनम्रता और समझदारी से अपनी रक्षा करना। इन बातों को याद रखते हुए महेंद्र ने साधु को प्रणाम किया और आगे चल बढ़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक घने जंगल में पहुंचा। तभी उसने देखा कि एक चील अपने पंजों में एक छोटे कछुए को दबोचे हुए उड़ रही है। अचानक वो बेचारा कछुआ चील के पंजे से छूटकर नीचे गिर गया। कछुआ तड़प रहा था और महेंद्र को उस पर दया आ गई। उसने सोचा, इसे पाल लेना चाहिए, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो इसकी जान बच जाएगी, दूसरा साधु की पहली सीख भी पूरी हो जाएगी कि सफर में साथ होना अच्छा रहता है। ऐसा विचार करके उसने कछुए के बच्चे को अपने साथ ले लिया। अब उसका सफर अकेले का नहीं था, एक छोटा साथी उसके साथ था। कुछ दिन बाद उसे एक शांत जगह दिखाई दी। थकान मिटाने के लिए उसने वहां भोजन किया और कछुए से बोला, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। ये कहकर वो एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि उस पेड़ पर एक जहरीला सांप और एक खतरनाक कौवा रहता है। उनकी आदत थी कि जब भी कोई यात्री वहां ठहरता, सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। अब राजकुमार के सामने एक नया खतरा मंडरा रहा था। जैसे ही सांप ने सोते हुए राजकुमार को देखा, वो पेड़ के नीचे उतरा और उसने महेंद्र को डस लिया। जहर इतना तेज था कि वो कुछ ही पलों में राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ाने लगा। जब कछुए ने अपने मित्र को मृत पड़े देखा तो वो बेचैन हो उठा। दुख से भरकर वो महेंद्र के सीने पर चढ़ बैठा और विलाप करने लगा। तभी कौवा भी नीचे आ गया और राजकुमार की आंखें नोचने ही वाला था कि अचानक कछुए ने झपट्टा मारकर उसकी गर्दन अपने मुंह में जकड़ ली। कौवा छटपटाया पर कछुआ उसे छोड़ने वाला नहीं था। कौवे की चीख सुनकर सांप वापस लौटा। उसने कछुए की पीठ पर जोरदार डंक मारा, लेकिन चतुर कछुआ तुरंत अपने कवच में सिमट गया। सांप बार बार हमला करता रहा पर हर बार कछुआ बच निकलता। अंत में हार कर सांप ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे दोस्त को छोड़ दो। कछुआ दृढ़ता से बोला, नहीं, तुमने मेरे मित्र को मार डाला, अब मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं छोड़ूंगा। तब सांप ने प्रस्ताव रखा, अगर तुम इसे छोड़ दो तो मैं तुम्हारे मित्र को जिंदा कर दूंगा। ये कहकर उसने राजकुमार के घाव पर मुंह रखकर जहर वापस खींच लिया। धीरे धीरे महेंद्र के होश लौटे। जब कछुए ने सारा वृतांत सुनाया तो राजकुमार को साधु की पहली सीख याद आई, 1 से भले 2 होते हैं। उसने मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया और फिर यात्रा पर चल पड़ा। कुछ दिनों बाद वो समुद्र तट पर पहुंचे। तभी कछुए ने उदास स्वर में कहा, मित्र, अब मैं अपने घर पहुंच गया हूं। क्या तुम मेरे माता पिता से मिलना चाहोगे? वे मेरे बिछुड़ने से बहुत दुखी होंगे। कछुए को विदा करने के बाद महेंद्र गुप्त समुद्र किनारे के जंगल में ही रुक गया। उसी वन में एक कोने में एक कुख्यात ठग का परिवार रहता था। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी मायावी ज्योतिषी थी जो किसी भी यात्री के पास छिपे खजाने को भांप लेती थी। उस रात अचानक उसकी नजरों के सामने एक दिव्य दृश्य उभरा। पिताजी, इस जंगल में एक ऐसा यात्री आया है जिसके पास 4 अमूल्य लाल मणियां हैं।
अगर वो हमारे हाथ लग जाएं तो जीवन भर का सुख मिल जाएगा। पर उसने चेतावनी दी, लेकिन उसे मारना नहीं, जीवित पकड़ना है। ठग और उसके बेटे तुरंत शिकार की तलाश में निकले। थोड़ी ही खोजबीन के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे सोता हुआ राजकुमार मिल गया। उसे बेहोश कर वे अपनी गुफा में ले आए। अब इन मणियों को निकालने का काम तेरा है, ठग ने बड़ी बेटी से कहा। वो आत्मविश्वास से बोली, चिंता मत करो, मैं इसका राज जान ही लूंगी। लेकिन एक अनपेक्षित मोड़ आया। ठग की छोटी बेटी जैसे ही राजकुमार को देखती है, उसके हृदय में प्रेम की लहर दौड़ गई। भाइयों के डर से वो कुछ ना बोल सकी, पर मन ही मन उसे बचाने की योजना बनाने लगी। इधर बड़ी बेटी ने एक चाल चली। उसने भोजन में जहर मिलाकर महेंद्र के सामने परोस दिया। जैसे ही राजकुमार ने निवाला उठाया, साधु की दूसरी सीख उसे याद आ गई। परदेश में दूसरे के हाथ का भोजन मत खाना। उसने चतुराई से थोड़ा भोजन एक आसपास घूम रहे कुत्ते को दे दिया। भोजन खाते ही कुत्ता तड़पने लगा और कुछ ही पलों में मर गया। राजकुमार की आंखों में चमक आ गई। साधु की बात एक बार फिर सच साबित हो चुकी थी। जहरीले भोजन की घटना से सतर्क महेंद्र ने मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया। दूसरी सीख ने उसकी जान बचा ली थी। ठग की बड़ी बेटी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन उसने अपना क्रोध छिपा लिया। थके हुए मुसाफिर, आपके आराम के लिए ऊपर कमरे में पलंग सजा दिया गया है, उसने मीठी आवाज में कहा। थकान से चूर राजकुमार जब ऊपर पहुंचा तो एक साफ सुथरा बिस्तर देखकर खुश हो गया। कई दिनों बाद आज चैन की नींद सो पाऊंगा, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही वो बैठने को हुआ, साधु की तीसरी सीख उसके दिमाग में कौंध गई। परदेश में हमेशा बिस्तर झाड़ कर सोना। उसने सावधानी से चद्दर हटाई तो देखकर रोंगटे खड़े हो गए। पलंग कच्चे सूत से बना था, जिसके नीचे आग का गड्ढा धधक रहा था। एक गलत कदम और वो जलकर भस्म हो जाता। तीसरी बात भी सच साबित हुई। महेंद्र ने कांपते हुए मन से साधु को प्रणाम किया और एक टूटी चारपाई पर सिमट कर बैठ गया। अब नींद कहाँ, उसकी जान पर बनाई थी। तभी अचानक दरवाजा धीरे से खुला। ठग की छोटी बेटी, जिसका हृदय राजकुमार के प्रेम में डूब चुका था, सावधानी से अंदर आई। हे प्रिय, वो फुसफुसाई, मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ, लेकिन आज की रात मेरे वश में कुछ नहीं है। मेरी बड़ी बहन की बारी है। जैसे भी हो, आज रात अपने प्राण बचा लो। कल जब मेरी बारी आएगी, मैं तुम्हें सुरक्षित निकाल लूंगी। ठग की छोटी बेटी के जाते ही बड़ी बहन कमरे में घुसी। उसे पूरा विश्वास था कि अब तक राजकुमार जलकर भस्म हो चुका होगा, लेकिन जब उसने देखा कि महेंद्र सही सलामत टूटी चारपाई पर बैठा है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखो तो, वो चीखी, ये धूर्त जीवित बैठा है। अपनी कटार निकालते हुए वो गर्जी, या तो अभी वो चारों लाल मणियां मुझे दे दो, वरना इसी क्षण तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। उसी पल महेंद्र को साधु की चौथी सीख याद आई। शत्रु के फंदे में फंसे हो तो बुद्धिमानी और विनम्रता से काम लो। मेरे पास कोई मणियां नहीं है, राजकुमार ने शांत स्वर में कहा। लेकिन अगर तुम मुझे मारोगी तो उस बंजारे की तरह पछताओगी जिसने अपने वफादार कुत्ते को मार डाला था। लड़की का क्रोध और बढ़ गया। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा बंजारा, कौन सा कुत्ता? राजकुमार ने गहरी सांस लेकर कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक बंजारे ने एक अत्यंत बुद्धिमान कुत्ते को पाल रखा था। वो उसे अपनी संतान से भी अधिक चाहता था। एक भयानक महामारी में बंजारे का पूरा परिवार मर गया और उसकी संपत्ति भी नष्ट हो गई। निर्धन होकर वो आगरा के एक सेठ के पास पहुंचा। महाशय, बंजारे ने कहा, मेरे पास अब सिर्फ ये कुत्ता बचा है। क्या आप इसे गिरवी रखकर मुझे 10,000 रुपये दे सकते हैं? सेठ पहले तो हंसा, कुत्ते के लिए इतनी बड़ी रकम? पर अचानक उसकी नजर कुत्ते की विशाल आंखों पर पड़ी, जिसमें एक गजब की बुद्धिमत्ता झलक रही थी। अंततः उसने रुपये बंजारे को दे दिए। कुछ रातों बाद डाकुओं ने सेठ के घर पर धावा बोल दिया। कुत्ता सब देख रहा था, पर चुप रहा, क्योंकि अगर वो भौंकता तो डाकू पूरे परिवार को मार डालते। डाकू जब चोरी का माल लेकर चले तो चतुर कुत्ता चुपचाप उनका पीछा करने लगा। भारी धन देखकर डाकू भी परेशान हो गए। इतना सोना कैसे ले जाए? सुबह होने वाली थी, इसीलिए उन्होंने सारा खजाना एक तालाब में छिपा दिया। सोचा बाद में ले लेंगे। कुत्ता ये सब देखकर वापस लौट आया। सुबह सेठ के घर हाहाकार मच गया। सारा धन गायब। सेठ रो रो कर बेहाल हो रहा था। वाह रे बंजारे का कुत्ता, एक बार भौंका तक नहीं। तभी कुत्ते ने सेठ की धोती दांतों से पकड़कर खींचना शुरू किया। एक बुद्धिमान आदमी ने समझाया, सेठ जी,
ये कुछ बताना चाहता है। कुत्ते के पीछे पीछे सभी तालाब तक पहुंचे। कुत्ता तालाब में कूदा और सोने से भरी थैली लेकर बाहर आया। सेठ के आंसू छलक पड़े जब नौकरों ने तालाब से सारा खोया धन बरामद किया। सेठ ने कागज मंगवाया और बंजारे को लिखा, तेरे कुत्ते ने मेरे 10,000 रुपये बचा लिए, इसे वापस भेज रहा हूँ, अगर और धन चाहिए तो आ जाना, ऐसा समझदार कुत्ता देने के लिए तेरा आभारी हूँ। चिट्ठी कुत्ते के गले में बांधकर उसे विदा कर दिया। 4 दिन बाद जब कुत्ता बंजारे के पास पहुंचा तो उसे देखते ही बंजारे के माथे पर गुस्से की सिकुड़न आ गई। बंजारे का क्रोध उफान पर आ गया। तू मेरी इज्जत डुबोकर भाग आया। चीखते हुए उसने पिस्तौल निकाली और बिना सोचे अपने वफादार कुत्ते को गोली मार दी। जब गुस्सा शांत हुआ तो उसकी नजर कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी पर पड़ी। पत्र पढ़ते ही उसका दिल टूट गया। हाय, मैंने क्या कर डाला। वो खून के आंसू रोता रहा, पर अब पछताने से क्या फायदा। इसी बीच राजकुमार महेंद्र ने ठग की बेटी को दूसरी कहानी कहनी शुरू की। एक राजा के पास अद्भुत बुद्धिमान तोता था। एक दिन गंगा स्नान के दौरान तोते ने बहते हुए अमर फल को देखा और उसे राजा के लिए उठा लिया। महाराज, ये अमर फल है, तोते ने गर्व से कहा। राजा ने सोचा, अकेले अमर होने से क्या फायदा। उसने फल बाग में लगवा दिया ताकि पूरा परिवार इसका लाभ उठा सके। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सांप ने गिरे हुए फल को सूंघ लिया, जिससे कि वो जहरीला हो गया। अचानक माली ने वही फल राजा को भेंट किया। समझदार राजा ने पहले कुत्ते को फल खिलाया और कुत्ता तड़प कर मर गया। क्रोध में अंधे राजा ने तोते को ही मार डाला और पेड़ को गिरा दिया। पर एक दिन एक बुढ़िया ने जानबूझकर वही जहरीला फल खाया और चमत्कार हो गया। वो 16 वर्ष की युवती बन गई। तब राजा को अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। कहानी खत्म होते होते सुबह हो चुकी थी। ठग की बड़ी बेटी हताश होकर बोली, आज तो तुमने मुझे बातों में उलझाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है, वो तुम्हें कभी जीवित नहीं छोड़ेगी। जब छोटी बेटी को पता चला कि महेंद्र सुरक्षित है तो वो खुशी से झूम उठी। बड़ी बहन को धोखा देने के लिए वो बोली, निश्चिंत रहो बहन, आज मैं इससे लाल मणियां लिए बिना नहीं रहूंगी। रात के सन्नाटे में ठग की छोटी बेटी महेंद्र के पास पहुंची और फुसफुसाई, भगवान का शुक्र है कि तुम बच गए, मैं तुम्हारी चतुराई से बहुत प्रभावित हूँ। महेंद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम लोग ये सब क्यों करते हो? लड़की ने दुखी स्वर में कहा, ये हमारा कुटुंबी धंधा है। मेरे पिता और भाई मुसाफिरों को फंसाते हैं और हम बहनें उनका माल हड़प कर उन्हें मार देते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। महेंद्र ने उसके हाथ थाम लिए। तुम्हारी मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम अपनी बहन जैसी नहीं हो, तुम्हारे दिल में प्यार है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहता। लड़की की आंखें चमक उठी। क्या सच में? तो फिर वे प्रसिद्ध लालमणियां कहाँ हैं? महेंद्र ने हंसते हुए अपनी जांघ की ओर इशारा किया, यहीं छिपी है, चाहो तो ले लो। लड़की ने सर हिलाया, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, ये मणियां तुम्हारे ही शोभा देती हैं। महेंद्र गंभीर हो गया। प्यार तो ठीक है, पर जब तुम्हारे भाइयों को पता चलेगा तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लड़की ने आत्मविश्वास से कहा, मेरे पास एक योजना है, आज रात हम भाग चलेंगे। मेरे पिता के पास 2 जादुई ऊँटनियां हैं, एक 60 कोस और दूसरी 100 कोस प्रतिदिन चलती है। तुम बड़ी वाली को ले आना, मैं सामान तैयार करती हूँ। लेकिन अंधेरे में महेंद्र से भूल हो गई, वो छोटी ऊँटनी ले आया। जब वे 60 कोस चलकर जंगल में रुके तो लड़की की सांसें थम गई। अरे नहीं, ये तो छोटी ऊँटनी है, मेरे पिता और भाई किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। इधर सुबह होते ही ठग ने देखा उसकी छोटी बेटी और मुसाफिर गायब थे। उसने सोचा कि निसंदेह वो बदमाश मेरी बेटी को ले भागा है। तबेले में जाकर उसने पाया कि केवल बड़ी ऊँटनी ही वहां मौजूद है। वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो घुर्राया और तेजी से बड़ी ऊँटनी पर सवार होकर उनके पीछे भागा। जंगल में महेंद्र दूर से ही धूल उड़ती देखकर चिल्लाया, तुम्हारे पिता आ रहे हैं, अब हम कैसे बचेंगे? लड़की ने शांत स्वर में योजना बताई, उस पेड़ पर चढ़ जाओ, जब वो तुम्हें पकड़ने आएगा तो मैं ऊँटनी को तुम्हारे नीचे ले आऊंगी, तुम कूदकर उस पर बैठ जाना। ठग जैसे ही पहुंचा उसकी बेटी ने नाटकीय अंदाज में कहा, पिताजी, ये धूर्त मुझे धोखे से यहाँ ले आया है। क्रोध से अंधा ठग पेड़ पर चढ़ने लगा। उसी पल लड़की फुर्ती से ऊँटनी पर कूदकर
उसे महेंद्र के नीचे ले आई। महेंद्र ने झट से छलांग लगाई और ऊंटनी दौड़ पड़ी। ठग हाथ मलता रह गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक सुरक्षित शहर में पहुंचे और वहीं बस गए। जब महेंद्र का देश निकाला खत्म हुआ तो वो अपनी प्रेमिका को लेकर राज्य लौटा। उनकी शादी हुई और वे सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और विश्वास की डोर सबसे मजबूत होती है। बुद्धिमत्ता, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम मिलकर हर असंभव को संभव बना सकते हैं। चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, सही निर्णय और आपसी विश्वास हर संकट से मुक्ति दिला सकता है।